हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बेसिकली नया टॉपिक क्या मटेरियल जो सॉरी हम लोग जो इंट्रोडक्शन देख रहे थे मटेरियल में बेसिकली थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसके अंदर हम लोग फीफो, लीफो, एवरेज प्राइस, ये सारे मेथड्स यहाँ पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उसे कवर अप कर लो। इंपॉर्टेंट हो जाता है वो लेक्चर कवर करना। टॉपिक क्या है आज का हमारा? प्राइसिंग ऑफ इशू। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच के बारे में। अगर आप में से कोई भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, बेसिकली प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, और उनको लगता है कि प्रिपेयर करना चाहिए एग्जाम टाइम के थ्रू, तो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, डाउट सेशंस होंगे। टेस्ट देखो वो वीकली अब स्टार्ट हो गए, मतलब बेसिकली टेस्ट लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर इंटीग्रेट किए गए। और अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो एग्जाम टाइम ऐप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे स्टोर सेक्शन में कोर्स देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। देखो यार, सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली इसे हम लोग फीफो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। चलो, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसे पहले निकालना है। मटेरियल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है इस पर्टिकुलर मेथड का, कि जो भी स्टॉक हमें सबसे पहले रिसीव हो रहे हैं, पहले इन द सेंस कि मंथली चेकआउट किया जाता है कि ये स्टॉक अगर हमें मार्च के महीने में रिसीव हुआ और ये स्टॉक हमें अप्रैल के महीने में रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक कंज्यूम किया जाएगा? तो मार्च वाला कंज्यूम किया जाएगा। इट मीन्स जो स्टॉक हमें सबसे फर्स्ट रिसीव हो रहा है हम सबसे पहले उसे आउट करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं एक बार। एज पर दिस मेथड, मटीरियल रिसीव्ड फर्स्ट इशूड फर्स्ट। जो मटीरियल सबसे पहले मिलेगा हम उसे फर्स्ट में इशू करेंगे। दस द मटीरियल इन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड इज इशूड फर्स्टली and then issues are made according to the dates of purchase. This method is quite logical as the sequence of the issue as per the date of purchase. However, the consumption value will be however the consumption value is as per the date of purchase. मतलब जिस डेट को परचेज की जा रही है उस डेट के अनुसार स्टॉक्स जो हैं कंजम्पशन के लिए बाहर किए जाएंगे। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट विल रिजल्ट इन चार्जिंग लोअर प्राइसेस। तो बोला जाता है कि फीफो मेथड कब सूटेबल है। देखो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि तुम्हें जानने जरूरी हैं, और मैं मान कर चलता हूं तुम्हें ये चीजें पता होंगी। तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन के पीरियड में कौन सा मेथड सूटेबल होता है। ध्यान से सोच लेना तब इसका आंसर करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए। चलो एक मिनट। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये चीज तुम्हें बता देता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कब यूजफुल होता है? जब हमारी जो प्राइसेस हैं वो फॉल कर रही होती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिख लेना, फीफो इज सुटेबल व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग। क्या बोला है यहाँ पे? इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस, जब ज्यादा होते, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं चीजों की, तो इससे क्या होता है, हाई प्राइस चार्ज करने पड़ते हैं जो भी मटेरियल कंज्यूम करते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लेटेस्ट प्राइस पे शो किया जाता है। मान लो कोई स्टॉक हमारा अभी आया, मार्च के महीने में कोई भी स्टॉक आया है लास्ट, सबसे लास्ट, तो जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक बनेगी वो मार्च के महीने में ही बनेगी। द क्लोजिंग स्टॉक विल बी सोन एट द लेटेस्ट प्राइस एज पर द मटेरियल परचेज टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ पीरियड विल रिमेन द स्टॉक। नेक्स्ट मेथड इसमें आता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। The assumption under this method is that material which is purchased last is issued first to the production. जो मटेरियल सबसे लास्ट आया हम उसे सबसे पहले इशू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे मटेरियल कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे मटेरियल जो आए जैन में, फेब में, मार्च में और अप्रैल में। फीफो में हमने क्या देखा कि जो मटेरियल सबसे पहले आए, जनवरी में आए, उसको हम लोग सबसे पहले इशू करते थे। लेकिन जब बात होती है लीफो की तो यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। जो मटेरियल अप्रैल मतलब जो लास्ट में आया उसको हम लोग सबसे पहले इशू करेंगे। तो इसको हम लोग नाम देते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके बारे में चीजों को थोड़ा सा और समझ लेते हैं यहाँ पे।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि लीफो जो होता है ये कब यूजफुल होता है, जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज द इशू दैट द इशूज आर द प्राइस एट द लेटेस्ट प्राइस एंड हेंस कंजम्पशन वैल्यू इज ऑल्सो लेटेस्ट। जो कंजम्पशन होगा वैल्यू वो भी लेटेस्ट ही होगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मेथड से आप अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है हमारा हीफो, दैट इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसकी जो वैल्यू है, जो स्टॉक की वैल्यू है उस ज्यादा होगी, उसको सबसे पहले यहाँ पे इशू किया जाएगा। अंडर दिस मेथड द मटेरियल्स विद द हाईएस्ट प्राइसेस आर इशूड फर्स्ट, इररेस्पेक्टिव कि क्या डेट है, किस डेट को आया, पहले आया बाद में आया। बेसिक अजम्पशन क्या होता है यहाँ पे कि जो इज दैट इज फ्लक्चुएटिंग एंड इन्फ्लेशनरी मार्केट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट टू हेज रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कहने का ये कि अभी जो अजम्पशन है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट में, इन्फ्लेशनरी मार्केट में जो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो इन्फ्लेशन के जो चांसेस होते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारे लॉस होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसी को ये क्या करता है, कवर करता है। अब यहाँ पे जो इशू हो रहा है वो हाईएस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा वो भी हायर ही होगा। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं माना जाता। और फाइनली सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड आ जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि सारे मटेरियल्स के जो सारे बैचेस होते हैं सबका यहाँ पे एवरेज निकाल देते हैं, फिर उस बेसिस पे इशू कर दिया जाता है, बेसिक चीज। फिर द लास्ट है यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे हर एक वैल्यू को वेट असाइन किया जाता है। दिस मेथड टेक्स इनटू द कंसिडरेशन द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। प्राइसेस को भी लेंगे यहाँ पे हम और क्वांटिटीज को भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वेट असाइन किया जाता है, वेट एवरेज कंप्यूट किया जाता है जितने भी रिसीट्स हमारे हो रहे हैं, और उसके बाद इशू प्राइस यहाँ पे चार्ज किया जाता है। समझ गए इस चीज को। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। क्या मैंने बोला, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है, जो कि डेली बेसिस पे या फिर नॉर्मल सिनेरियोज में होते रहते हो, इसमें कुछ हमें एबनॉर्मेलिटी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है एबनॉर्मल, इट मींस इरेगुलर लॉस। ठीक है, जो हमारे फर्म के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए रेगुलर ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है लॉस ऑफ मटेरियल। जूम करके समझाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहला है वेस्ट। वेस्ट क्या है, वेस्ट वो पोर्शन है हमारे बेसिक रॉ मटेरियल का जो कि प्रोसेसिंग में नुकसान हो गया और इसकी कोई भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। मतलब जब हम चीज बना रहे थे, प्रोसेसिंग हो रहे थे, जब प्रोसेसिंग हो रही थी, तो उस वक्त हमारा जो नुकसान होता है हम उसे नाम देते हैं वेस्ट, नाम देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम स्क्रैप की, तो स्क्रैप में वैसे वैल्यूज आ जाएंगे, वैसे नुकसान हुए वैल्यूज आ गए जिससे कहीं ना कुछ तो रिकवरेबल वैल्यू होता है। मतलब हम लोग उससे कुछ ना कुछ चीजें तो रिकवर कर सकते हैं। चलो, अभी तक मैं शायद मेरी तुम्हें वॉइस लो आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। चलो, अब सही रहेगा मेरा वॉइस। नेक्स्ट है स्क्रैप, द इंसिडेंटल मटेरियल रेसिड्यू कमिंग आउट ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैविंग लो रिकवरेबल वैल्यू। ये मटेरियल के वो नुकसान हो गए, वेस्ट हो गए कह सकते हो, जिसके कुछ ना कुछ तो रिकवरेबल वैल्यूज होते हैं। मतलब तुम बेच के उसे कुछ ना कुछ वैल्यूज तो कवर अप कर सकते हो। स्पॉइलेज की अगर बात की जाए तो गुड्स डैमेज बियॉन्ड द रेक्टिफिकेशन टू बी सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। कुछ गुड्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बेच दिया जाता है विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसको नाम दिया जाता है स्पॉइलेज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफेक्टिव्स और ऑब्सोलेंस की। तो डिफेक्टिव्स गुड्स विच कैन बी रेक्टिफाइड, जिसको सही किया जा सके और उसको एक सही अच्छा अच्छा प्रोडक्ट मान लिया जाए। मतलब गुड्स खराब था, उसको आपने ठीक कर दिया और फिर उसके बाद उसमें एडिशनल रिसोर्सेस, एडिशनल लेबर लगा के आपने उसे ठीक कर दिया, तो वो क्या आ जाते हैं, डिफेक्टिव गुड्स माने जाते हैं। ऑब्सोलेंस की बात करें तो ये वो लॉस है जो कि एक एसेट्स के इंट्रिंसिक वैल्यू में आता है, अंदरूनी पार्ट में, अंदरूनी हिस्से में कह सकते हो, बेसिकली वैल्यूज में कमी आना। अब ये क्यों हो सकता है, सप्रेशन की वजह से हो सकता है। समझ गए इस चीज को। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे हैं लॉसेस हो सकते हैं हमारे मटेरियल के। अब क्या ट्रीटमेंट होता है, एक एक करके कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट की।
वेस्ट में देखो दो ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, समझा जा सकता है चीज़ों को कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो जो नॉर्मल रहेगा ना उसको जो गुड प्रोडक्शन यूनिट होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। वेस्ट की बात हो रही है, वेस्ट में अगर हमारा नॉर्मल वेस्ट हो रहा है, क्या मैंने बोला, वेस्ट में अगर नॉर्मल वेस्ट हो रहा है, नॉर्मल सिनेरियोज में हो रहा है, तो उस वेस्ट को जो गुड यूनिट होंगे, गुड यूनिट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जब बात आती है एबनॉर्मल लॉस की, तो इस एबनॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग के पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज निकल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप की, तो इसमें भी दो सिनेरियो निकल कर आते हैं कि या तो नॉर्मल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल की अगर बात की जाए तो ये इसमें गुड यूनिट्स ही ले जाएंगे, जिस प्रकार से वेस्ट में हुआ वही सिनेरियो यहां पे भी होता है। ठीक है। और इसके अगर कुछ रियलाइजेबल वैल्यू होते हैं तो उस प्रोडक्ट के जो गुड यूनिट था, जो अच्छा प्रोडक्ट था, उससे डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की अगर बात की जाए तो द स्क्रैप अकाउंट शुड बी चार्ज विद द फुल कॉस्ट। जो स्क्रैप अकाउंट होता है, स्क्रैप अमाउंट होता है, उसको फुल चार्ज किया जाता है और जो क्रेडिट होगी वो जॉब को या फिर जो भी प्रोसेस हुआ होगा उसको दी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें जो होता है, इसमें कॉस्टिंग एंड पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो भी, ठीक है, जो भी स्क्रैप अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो, मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी स्क्रैप अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस हो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कॉस्टिंग के पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली देखो आसान भाषा में समझो तो एबनॉर्मल को जो होता है, एबनॉर्मल हमेशा कॉस्टिंग के पी एंड एल में ही जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज की, तो स्पॉइलेज भी हमारे नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है। इसको इंक्लूड कर लिया जाता है किसमें, गुड्स यूनिट में, आइदर चार्जिंग द लॉस ड्यू टू द स्पॉइलेज टू द प्रोडक्शन ऑर्डर और बाय चार्जिंग इट टू द प्रोडक्शन ओवरहेड, सो दैट इट इज स्प्रेड ओवर ऑल प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स है सब में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। एबनॉर्मल की अगर बात की जाए तो सिंपली कॉस्टिंग के पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाता है, जैसा कि मैंने तुम्हें इससे पहले वाले स्लाइड में बताया। अब अगर मैं बात करूं डिफेक्टिव्स की, तो द कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑन द सेल ऑफ डिफेक्टिव्स आर चार्ज टू द मटीरियल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन। सिंपली गुड यूनिट में डाल दो और एबनॉर्मल को कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर लास्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट, क्या करते हैं हम लोग, ऑब्सोलेंस का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो पढ़ना इसे जरा ध्यान से। द वैल्यू ऑफ ऑब्सोलेंस, मटीरियल हेल्ड इन स्टॉक is a total loss and immediate steps should be taken to dispose it of and the best available prices. The loss arising out of the obsolete material on abnormal loss does not form a part of the cost of manufacture. Simply इतना बोला गया, जो वैल्यू होते हैं obsolete materials के, ठीक है, उसको हेल्ड किया जाता है स्टॉक में और ये कहीं ना कहीं टोटल लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि ये जो ऑब्सोलेट मटेरियल है, बेकार मटेरियल्स हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। समझ गए। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज लेबर कॉस्टिंग। तो ये बेसिकली देखो इसका समअप अगर हम लोग करके देखें तो हमने देखा कि जो नॉर्मल होते हैं बेसिकली वो गुड यूनिट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है एबनॉर्मल की, एबनॉर्मल वेस्ट की, एबनॉर्मल स्पॉइलेज की, या मैं अल्टीमेट लॉस कहूं, तो उसे कॉस्टिंग के पी एंड एल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहां से लेबर कॉस्टिंग में। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसको, लेबर कॉस्टिंग को। तो लेबर कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जाहिर सी बात है इसमें डायरेक्ट चीजें भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट चीजें भी हो सकती हैं। दे फॉर्म द लेबर कॉस्ट विच इन टर्म्स फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ नीड टू एक्सरसाइज मैक्सिमम केयर, जिससे कि इस कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। मिनिमाइजिंग कॉस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय से, अपने लेबर से ऑप्टिमल या फिर एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी निकाल लो, मतलब उनका फुलर यूटिलाइजेशन करो, तब अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेहतर निकल कर आएंगे और प्रोडक्ट्स जब बेहतर निकल करके आएंगे आपकी जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखेगी। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे टर्नओवर की। टर्नओवर समझना बेसिकली होता क्या है, लेबर टर्नओवर। इसका ये मतलब है जो हमारे इंप्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, तो जिस रेट पे हम हमारे इंप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं उस रेट को हम लोग नाम देते हैं लेबर टर्नओवर। ठीक है, इसके 3 मेथड हमें याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सबसे फर्स्ट है सेपरेशन मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड जो है इन दो मेथड से मिलकर बना है, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट मेथड से, दोनों का कंपाइलेशन है। अगर मैं बात करूं लेबर टर्नओवर में सेपरेशन मेथड की, तो ये हमें क्या बताता है, ईयर के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितने लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, आपके ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो गए। तो बेसिकली ये क्या है, सेपरेशन। तो सेपरेशन यहां ले लो, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके पास कितने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, दैट इज सेपरेशन मेथड। इसके थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कितने एम्प्लॉयज ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। लेकिन वही बात करें अगर रिप्लेसमेंट मेथड की, तो इसमें यह देखा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके कितने एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया दूसरे बंदे से। तो यहां पे समझना होगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिप्लेस्ड हुए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100 कर दो। जब बात आती है फ्लक्स मेथड की, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग लो प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दोनों को सम करके निकाल दो एवरेज कितने आपके पास एम्प्लॉयज हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। तो ये काम करता है कौन, फ्लक्स मेथड। तो इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे बेसिक एमसीक्यूज। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये जो लेबर टर्नओवर है ये होता है क्यों है, क्या कॉजेज इसके पीछे हो सकते हैं। तो देखो इसके पीछे दो कॉजेज हो सकते हैं, पहला जिसे कि आप अवॉइड कर सकते हो, दूसरा जिसे कि हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अवॉइडेबल की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है पुअर रेम्यूनरेशन, आप अपने लेबर्स को इनफ वेजेस नहीं दे रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहते हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे क्योंकि उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल ही नहीं रही है, प्रॉपर सैलरी मिल ही नहीं रही है। अगर वहीं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, वो खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे, उनको स्कोप नहीं दिख रहा है खुद के सेल्फ डेवलपमेंट का। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर रीजन हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो दो रीजंस मैंने भी बताया, पुअर रेम्यूनरेशंस और लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये आ जाते हैं हमारे अवॉइडेबल रीजंस में। अगर एक कंपनी चाहे तो इस रीजन को, इस कॉज को अवॉइड कर सकती है। तीसरा आता है लैक ऑफ प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स, प्रमोशन इन द सेंस कि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में भी ले सकते हो और सेल्फ डेवलपमेंट के भी एस्पेक्ट में ले सकते हो कि उनको प्रमोशन प्रोस्पेक्ट दिख ही नहीं रहा है, उनकी जो पोजीशन है, जॉब पोजीशन है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव कर ही नहीं रही है, वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, ये भी रीजन हो सकता है और कंपनी इसे अवॉइड कर सकती है। नेक्स्ट आता है पुअर वर्किंग कंडीशन, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट काम करने लायक ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, अच्छे वहाँ पे इन्वायरमेंट ना हो, फ्रेंडली नेचर के लोग ना काम कर रहे हो, जो होता है ना बेसिकली वर्किंग इन्वायरमेंट इन द सेंस कि तुम फिजिकल इन्वायरमेंट को भी ले सकते हो, वो भी अच्छा ना हो। और फिफ्थ आ जाता है बुलिंग इन द वर्क प्लेस, इट मीन्स हैरासमेंट, हो सकता है आप जो सीनियर हो वो अपने लेबर को हैरास कर रहे हो, पार्शियलिटी कर रहे हो, बुली कर रहे हो। तो ये सारे रीजन बेसिकली क्या है, अवॉइडेबल है और इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे लेबर टर्नओवर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और एक कंपनी चाहे तो इसे अवॉइड कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर यहां पे मैं बात करूं जो कि आता है अनअवॉइडेबल रीजन। अनअवॉइडेबल रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहला है इलनेस। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और उसी में कहता है डेथ, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो अवॉइड हो सकता है, द आंसर इज नो। फिर रिटायरमेंट ले लिया, उसे रीएलोकेट कर दिया गया किसी और डिपार्टमेंट में या रीडिप्लॉयमेंट कर दिया गया। फैमिली रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल मैटर्स हो सकते हैं या फाइनली नेचुरल कैलेमिटीज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उसे लेबर टर्नओवर या फिर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। मेजर्स दे रखे हैं कि लेबर टर्नओवर को कैसे मेजर्स किया जा सकता है। पहला एडिशन, सेपरेशन, वही चीजें जो मैंने बताया। रिप्लेसमेंट, एडिशन तो बेसिक चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है और फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसको एक बार पढ़ लेना, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइम कीपिंग की। लाइक पर्सनल डिपार्टमेंट, दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेबर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ईच वर्कर्स टाइम इन एंड टाइम आउट ड्यूरिंग द रेगुलर वर्किंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग ऑफ द टाइम ऑफ ईच वर्कर फॉर ईच डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस और प्रोडक्शन। देखो जब हम लोग फैक्ट्री में बात करते हैं टाइम कीपिंग की, टाइम कीपिंग बेसिकली होता क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेबर आ रहे हैं उनके आने का टाइम नोट करना, उनके जाने का टाइम नोट करना। इससे बेसिकली हम लोग करना क्या चाहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं,
हम उनमें डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, उनमें पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सके और उनसे कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्टिविटी निकाल सके। तो टाइम कीपिंग क्या है, बेसिकली एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो जाता है एंड देयरफॉर एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम शुड बी इंश्योर्ड। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टाइम कीपिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेबर कॉस्टिंग एंड कंट्रोल कैन बी समराइज्ड एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं टाइम कीपिंग से रिलेटेड, जैसे कि ये क्या बताता है, इट शोज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय ईच वर्कमैन एंड सो दैट कैलकुलेशन ऑफ हिज वेजेस बिकम पॉसिबल। एक दिन में एक लेबर कितने घंटे काम कर रहा है ये बताता है, और अगर ये चीज जब हमें पता चल जाती है तो हम उसके वेजेस को बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये प्रमोट करता है पंक्चुअलिटी को और डिसिप्लिन को। तब अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पे आएंगे। देखेंगे कि अगर वो एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आ रहा है और उसके वेजेस में कमी की जा रही है, उसके वेजेस काट लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है उसको देखकर एक निगेटिव कह सकते हो डिसिप्लिन उसके माइंड में क्रिएट हो और वो टाइम पर पहुंचे। फिर आ जाते हैं सर्टेन बेनिफिट, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, लीव विथ पे हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है। इन ये सारी चीजें लिंक्ड होती हैं विद द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। तो अटेंडेंस रिकॉर्ड जो है ये मदद करता है इन सारे बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने में कि आप कितने दिन प्रेजेंट रहे। कॉलेज में यार अटेंडेंस लगते हैं ना, अटेंडेंस नहीं लगाते हो 75% नहीं अगर पूरे होते तो नंबर कटते हैं। फिर फाइनली आता है कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर्स बिकम्स पॉसिबल थ्रू टाइम कीपिंग रिकॉर्ड। ये मदद करता है ओवरहेड के अपोर्शनमेंट में, एब्जॉर्प्शन में, और ये किसके बेसिस पे होता है, लेबर आवर्स के बेसिस पे होता है। आगे हम लोग देखेंगे ये चीजें क्या होती हैं, अभी फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं। अब इसके बाद अलग अलग मेथड्स हैं वो हमें देखना है, ठीक है। फिर स्टार्ट हो जाता है टाइम बुकिंग, उसके अंदर भी हम लोग अलग अलग चीजें देखेंगे। सो एक मिनट। सो इस वीडियो को इतना इतना ही रखते हैं, ठीक है। 22 मिनट अप्रॉक्स वीडियो रहा चला, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रहते हैं तो यार तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी कोई भी क्वेरीज, एक्स्ट्रा क्वेरीज रहती हैं कोर्स के रिगार्डिंग या फिर किसी कोई और प्रकार की परेशानी, तो तुम वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर तुम सीयूईटी के अल्टीमेट बैच में इंटरेस्टेड हो, एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच में, तो फटाफट से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है। इस नॉमिनल प्राइस पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है फॉर अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम्स। सो एंड करता हूं आज के सेशन को, मिलूंगा अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।